लेक्चर नंबर 54 इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर 29.9। ठीक है, ये पिछला लेक्चर चल रहा था, उसी को कंटिन्यू कर, बीच में रुक गया था। क्या है इसमें कि क्वेश्चन स्ट्रेट पूछ रहा है कि क्या इंडेमनिफिकेशन एसेट को तुम रिकॉर्ड करोगे। भाई, इंडेमनिफिकेशन एसेट तब रिकॉर्ड होता है जब तुम कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे, और कंटीजेंट लायबिलिटी तब रिकॉर्ड होता है जब वो सेकंड डेफिनेशन का हो। ये जो क्वेश्चन है उसमें साफ बोल रहा है कि ये अमाउंट रिलायबली मेजरेबल नहीं है, लेकिन सेकंड डेफिनेशन में अमाउंट रिलायबली मेजरेबल होता है, इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है जो बायर कंपनी है। तो बायर कंपनी जो कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो इंडेमनिफिकेशन एसेट भी वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि एक कंपनी ए है जो दूसरा कंपनी ई को खरीद रहा है विथ इंटेंशन। हाँ, द ई कॉमर्स कंपनी हैज़ ओवर द पीरियड ऑफ 10 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर। हाउएवर कंपनी ये ई को खरीद रहा है, ई के पास 10 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर है। ठीक है, कंपनी ई डज नॉट हैव एनी इंटेंशन टू सेल द कस्टमर लिस्ट, शुड द कस्टमर लिस्ट बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है जो सेलर कंपनी है उसके पास एक डेटाबेस है जो वो सेल्फ क्रिएट की है। तो सेल्फ क्रिएटेड डेटाबेस एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। तो क्या बायर कंपनी उसको रिकॉर्ड कर सकता है जब उसको खरीद रहा है उस कंपनी को? हाँ, कर सकता है, क्योंकि वो परचेज हो जाएगा। तो जो बायर होगा उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जो सेल्फ जनरेट उसको नहीं कर सकते हो। तो बस वही क्वेश्चन था। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 19, इसमें क्या पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन रीअक्वायर्ड राइट्स का है जो स्टेप 4 INA में आता है, @ फेयर वैल्यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वही तुमको याद होगा कि AK लिमिटेड फ्रेंचाइजी दिए थे, 5 साल के बाद वही कंपनी को ही खरीद ले रहे हैं। तो जो फ्रेंचाइजी अपने तो वो फ्रेंचाइजी तो उन्हीं का था, लेकिन तब भी उसको वो खरीदेंगे और अपने बुक्स में स्टेप 4 में INA में फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। वड़ा पाव एक सक्सेसफुल कंपनी है जिसके पास बहुत सारा स्टोर है जो ऑफर करिए फ्रेंचाइजी। Efficient Limited is one of the franchisee of Vada Pav and operates number of stores in South India. Vada Pav decided to acquire Efficient due to its huge network and accordingly purchased the outstanding shares on 1 April. On acquisition date, Vada Pav determines the license agreement reflects the current market agreement. वड़ा पाव लिमिटेड कंपनी है जिसके पास बहुत सारा फ्रेंचाइजी है, जिसमें से एक फ्रेंचाइजी का नाम है एफिशिएंट लिमिटेड। ये इसको फ्रेंचाइजी दी हुई थी। कब दी थी? इसको बहुत पहले दी थी। अब यह क्या कर रही है, यही कंपनी इसको खरीद ले रही है। जब इसको खरीदेगी तो ये जो क्या उसको कहते हैं, इस फ्रेंचाइजी के पास एक सबसे बड़ा एसेट क्या था, फ्रेंचाइजी ऑफ दिस कंपनी। ये कंपनी उसी फ्रेंचाइजी को फिर से खरीदी, अपनी चीज़ खरीद रही है, तो अपने बुक्स में किस पे रिकॉर्ड करेगी? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी, बस। ठीक है, देखो लिखा वड़ा पाव विल रिकॉर्ड द फ्रेंचाइजी राइट एज इंटेंजिबल वाइल डूइंग दिस। हाँ, परफेक्ट। फिर उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन 21। इलस्ट्रेशन 21 क्या बोल रहा है? 1 जनवरी को ए लिमिटेड अक्वायर कर रहा है 80% इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड। ए 80% अक्वायर कर रहा है, तो बी का NCI कितना होगा? 20%। इन एक्सचेंज ऑफ कैश ऑफ 15 करोड़। PC दे रहा है 15 करोड़ का। फॉर्मर ओनर ऑफ बी लिमिटेड वर रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ देयर investment B limited by a specified and accordingly they did not have sufficient to find the potential. A qualified valuation professional hired by the management A limited measures the intangible net INA acquired in accordance with the intercompany 20 crores and fair value of the 20 fair value 20 of controlling interest for 20. How should A limited recognize the above bargain purchase? पूछ रहा है A limited इसको खरीद रहा है, 80% खरीद रहा है। ठीक है, तो इस खरीदने के ऊपर कितना गुडविल या GBP बन रहा है उसको चेक करना है। तो स्टेप 6 में आ जाओ, PC प्लस NCI प्लस PHC माइनस INA। PC तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 15 करोड़ रुपया 80% के लिए। NCI कितना दिया हुआ है? 4.2 करोड़। तो और NCI है 20%, तो 80 और 20 100% हो गया, तो PHC कुछ नहीं था। ठीक है, तो 15 करोड़ प्लस 4.2 करोड़ माइनस INA। INA का INA हर बार क्लिक से लेते हैं फेयर वैल्यू पे। INA कितना है तुम्हारा? 20 करोड़। तो 15 प्लस 4.2 माइनस 20 करोगे तो 0.8 करोड़ का तुमको GBP आ जाएगा, गेन ऑन बिजनेस परचेज। तो वही तुमको इसमें लिखना है। लेकिन ये तो तब लिखेंगे जब हम लोग NCI को मान रहे हैं कि हाँ NCI फेयर वैल्यू पे लेंगे। अगर NCI को फेयर वैल्यू पे ना लेके हम लोग उसको अगर PSNA मेथड से लें तो हमको दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, बस। एक इलस्ट्रेशन 39 क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन 39 पेज नंबर 29.31।
इसमें क्या बोल रहा है, 9 अप्रैल को श्याम लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी स्टार्ट टू नेगोशिएट विद राम लिमिटेड विच, ये क्वेश्चन है कि डेट ऑफ एक्विजिशन ढूंढने का, कि डेट ऑफ एक्विजिशन किसको कब कहा जाता है। तो भाई डेट ऑफ एक्विजिशन उसको कहा जाता है जिस दिन कंट्रोल मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे डेट लिखा हुआ है, जिसमें से बोल रहा है कि 31 मई को शेयर BOD क्या शुरू कहते हैं, हाँ 10 जून को शेयर होल्डर सब अप्रूव करा है मर्जर को, और 15 जून को एक्चुअल में मर्जर हो रहा है, और बहुत सारे अलग अलग डेट है। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे 10 जून में और 15 जून में, क्योंकि वो लास्ट डेट है, क्योंकि उसके बाद से तुम कर सकते हो। अब तुम्हारा एक्चुअल DOE हो गया जिस दिन तुम कंट्रोल ले रहे हो, तो कंट्रोल उसी में ले रहे हो जिस दिन तुम अप्रूव हो गया है मर्जर, या फिर जिस दिन एक्चुअल अलॉटमेंट हुआ है। तो दोनों में से कोई एक भी डेट हो सकता है। सर बोले कि दोनों में से कोई एक भी डेट दे सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। व्हाट इज एक्विजिशन डेट एंड परचेज कंसिडरेशन। तो एक्विजिशन डेट तुम निकाल दोगे 10 जून या 15 जून, और जो हिसाब से जो रेट लगेगा वो दे देना, बस बात खत्म। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, जो है तुम्हारा पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरा अथी पे होगा, क्या उसको कहते हैं, पेज नंबर 29.59 पे। इसमें क्या हो रहा है कि एक पेरेंट कंपनी है जिसका 2 सब्सिडियरी है, इसमें से एक सब्सिडियरी दूसरे सब्सिडियरी को खरीद ले रही है। तो ये जो खरीदी उसको कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, लेकिन स्टिल द पेरेंट रिमेन द सेम, देयरफॉर इट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर CCT। जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर CCT होता है तो मॉडिफाइड 6 स्टेप्स यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। मॉडिफाइड 6 स्टेप्स क्या होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 सेम है, स्टेप 3 जो परचेज कंसिडरेशन उसमें जो शेयर्स लेंगे उसको हम लोग फेस वैल्यू पे लेंगे। स्टेप 4 INA हम लोग सब कुछ फेस वैल्यू पे लेंगे, ठीक है, और इसमें एसेट लायबिलिटी के साथ रिजर्व्स भी लेंगे। स्टेप 4 NCI, स्टेप 5 NCI नहीं आएगा, और स्टेप 6 में गुडविल GBP की जगह कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन करते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 ईजी है, स्टेप 3 में सिर्फ कैश आ रहा है, शेयर्स का कोई बात नहीं है, तो कैश लिख दो 18 करोड़। स्टेप 4 INA जब निकालने जाओगे तो उसमें फेस वैल्यू पे लेना है, याद रखना, और रिजर्व्स लेना है। फेस वैल्यू एसेट लायबिलिटी ले ली है, लेकिन जब रिजर्व देखने जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि जो रिजर्व है वो कितना है, कहाँ लिखा हुआ है, दिस, हाँ उसका जब बैलेंस शीट देखोगे तो जो रिजर्व है वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, रिजर्व प्लस में नहीं है, वो तुम्हारा कोई सरप्लस नहीं है, दैट इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस 24.80। हम लोग क्या जब भी मॉडिफाइड 6 स्टेप्स का बात करते हैं तो PC प्लस NCI माइनस INA करते हैं, ट्रू, वेरी गुड, ट्रू। सॉरी, कैपिटल रिजर्व का बात नहीं कर रहे हम, जब INA निकाल रहे होते हैं तो INA में क्या क्या निकलता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस रिजर्व करते हैं। तो एसेट लिख दो, लायबिलिटी लिख दो, लेकिन माइनस रिजर्व करेंगे, रिजर्व पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वैसा करके तुम्हारा आंसर बन जाएगा। आगे का क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही बन जाएगा। जब कैपिटल रिजर्व निकालने जाओगे तो कैपिटल रिजर्व का क्या फॉर्मूला दिए थे, PC माइनस NCI, PC माइनस INA। NCI क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टेप 5 है ही नहीं। और रिजर्व का अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो भाई रिजर्व पहले से INA में इंक्लूडेड था, तो फिर से करने का जरूरत नहीं है, तो वैसे करके तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो यही था तुम्हारा लेक्चर नंबर 54 पार्ट 3। बाय।